Good morning, सबको very good morning. Good morning to all my champions. सबको very good morning, Atul. Good morning, Mr. Chotu Hacker, Football Maniac. सबको very good morning. Good morning to all my champions. Surbhi, Aarti, Ashutosh. सबको very good morning. और ये इस साल का लास्ट क्लास है. वैसे मंडे को तो हम फिर से मिलेंगे ही. But yes, you are not audible. सबको very good morning. Good morning. Good morning to all my champions. सबको very good morning. गुड मॉर्निंग. चलो स्टार्ट किया जाए. इस साल की लास्ट क्लास है, बट अभी एक दो क्लास और लगने वाला है वॉइस ख़त्म करने के लिए. आप लोग डिटेल में पढ़ रहे हो तो डिटेल में ही पढ़ना है, शॉर्टकट नहीं करना है. सबको वेरी गुड मॉर्निंग. ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए. मैंने डे बिफोर येस्टरडे व्हाट आई टॉट द बेसिक्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस का बेसिक करवाया था. एंड उसके बाद येस्टरडे इटसेल्फ वी डिड सम क्वेश्चंस which were asked in this year pre-exam, and those questions were the basics, okay, related to the things that we had studied day before yesterday. okay, हमने जो एक दिन पहले पढ़ा था उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने करवा दिया. तो उतना दूर तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, बट अभी वॉइस में धीरे धीरे एक एक स्टेप हम ऊपर चलते चले जाएंगे. जनरली अभी तक मैंने आपको जितना भी सेंटेंस दिया था ना, उसमें क्या था कि मैंने एक ही ऑब्जेक्ट रखा था. बट कई बार ऐसा भी होता है ना कि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाता है. ठीक है, अगर इफ इन अ सेंटेंस वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, द पैसिव कैन बी मेड इन टू डिफरेंट वेज. सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका पैसिव भी दो तरीके से बनाया जा सकता है. हाँ, तो वही वाला सेंटेंस दे रही हूँ. CHSL का क्लास बेसिक से ही है. बेसिक मतलब बेसिक होता है, चाहे CHSL के लिए हो या CPO के लिए हो या CGL के लिए हो, सब CDS सबका एक ही है. अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे. पॉइंट टू बी नोटेड. क्या पॉइंट नोट करना है भाई? परसों तो हमने बहुत बेसिक किया था. अगर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका पैसिव भी दो तरीके से बनेगा. सपोज मैंने लिखा शी टीचर्स इंग्लिश. वो हमें इंग्लिश पढ़ाती है. तो यहाँ पे तो एक ही ऑब्जेक्ट है ना. ठीक है, यहाँ पे तो एक ही ऑब्जेक्ट है. और नीचे मैंने लिखा शी टीचर्स अस इंग्लिश. ठीक है, यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिखा है. ठीक है, दो सेंटेंस लिखा है. शी क्या है? शी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. इस सेंटेंस में तो दो ही ऑब्जेक्ट है. सॉरी, इस सेंटेंस में तो एक ही ऑब्जेक्ट है, बट वो हमें इंग्लिश पढ़ाती है. नहीं, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं और वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं. तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट. पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, इनडायरेक्ट है. और दूसरा वाला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, दूसरा वाला ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और हमारे वाक्य में दो ऑब्जेक्ट, ऊपर ही लिखती हूँ यहाँ, क्योंकि मुझे ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो ना तो उसका पैसिव भी एक ही तरीके से बनेगा. शी टीचर्स अस इंग्लिश, इसका पैसिव क्या बनेगा? इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट मान लिया. और सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में इज एमआर लगता है, बट इंग्लिश सिंगुलर है तो इंग्लिश इज. कभी कभी ना ऑप्शन में टीच्ड लगा देते हैं. टीच जैसा कोई वर्ड है ही नहीं. टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है. इंग्लिश इज टॉट बाय हर. तो यहाँ पे तो वी हैड ओनली वन ऑब्जेक्ट ना, तो मैंने पैसिव एक ही तरह से बनाया. whenever in a sentence you have two objects, the passive can be made in two different ways. यहाँ तो हमारा दो ऑब्जेक्ट है तो हम पैसिव दो तरीके से बना सकते हैं. ठीक है, अगर मैं अस को लेती हूँ, अस तो ऑब्जेक्ट है. अब हमें सब्जेक्ट बनाना है तो क्या होगा? वी प्लूरल है. वी आर टॉट होगा ना. वी आर टॉट इंग्लिश बाय हर. ठीक है, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हर. अगर हम अस को लेते हैं तो मैंने वी से बनाया. एक ऑब्जेक्ट तो ये भी है ना, एक ऑब्जेक्ट तो ये भी है, इंग्लिश भी है. अगर हम दो ऑब्जेक्ट है तो दो तरीके से पैसिव बनेगा. अगर हम इंग्लिश को लेते हैं तो वी तो प्लूरल था तो हमने आर लगाया, बट इंग्लिश सिंगुलर है.
इंग्लिश इज टॉट, टॉट के साथ पैसिव में टू लगाना, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हर। तो इफ वी हैव टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ना, द पैसिव कैन बी मेड इन टू डिफरेंट वेज। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हर। तो whenever in a sentence we have two objects, अब देखो दोनों करेक्ट है, both of them are grammatically correct, ठीक है, both of them are correct, दोनों करेक्ट, लेकिन both of them are correct, लेकिन अगर एग्जाम में अगर दोनों आ गया, सपोज अगर दोनों आ गया, ऐसे तो एग्जाम में कोई एक ही रहेगा, या तो अस से शुरू कर देंगे या तो वी से, या तो इंग्लिश से शुरू कर देंगे। इंग्लिश के साथ आर मत लगाना, सिंगल इज लगाना, ठीक है, इंग्लिश के साथ इज लगाना और वी के साथ आर लगाना। लेकिन सपोज बाकी सारी चीजें सेम है, टेंस में कोई फेरबदल नहीं है, अगर दोनों आ गया तो प्रायोरिटी किसको दोगे? प्रायोरिटी किसको दोगे अगर दोनों आ गया तो? सपोज ऐसा ऑप्शन आया ना जहां पे दोनों ऑप्शन में आ गया, तो प्रायोरिटी किसको दोगे? किसको देना है? किसको? ऐसे तो दोनों करेक्ट है, बट अगर दोनों आ गया ना तो हम उस सेंटेंस को प्रायोरिटी देते हैं ना जो वर्ब के नजदीक है, उस ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं जो वर्ब के नजदीक है। वर्ब के नजदीक अस है, अस, तो हम अस वाले को वी, इसको प्रायोरिटी देंगे अगर दोनों आ गया तो। वैसे तो सेकंड भी सही। नहीं, जो वर्ब के नजदीक है, जो वर्ब के नजदीक है उसको प्रायोरिटी देना है। वर्ब के नजदीक जो है वो अस है, अस को देना है, अस। वैसे हाँ ठीक है, अगर दोनों आ गया तो। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा रहता, अगर सेंटेंस ऐसा रहता, वैसे तो हम जो वर्ब के नजदीक है उसको देना है, लेकिन अगर सेंटेंस देता ना वी के साथ ऐसा कुछ इज लगा देते, वी के साथ सपोज इज लगा के दे देते, तब क्या करते? हमें तो सबसे पहले ध्यान देना है ना ग्रामेटिकल एरर पे। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि जो ऑब्जेक्ट वर्ब से नजदीक है ना उसी को प्रायोरिटी देना है। वो तब देना है ना जब बाकी सारा चीज सही हो, कोई एरर नहीं हो। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो हमें वी को प्रायोरिटी देना, बट वी के साथ इज नहीं लगेगा ना, वी के साथ तो आर लगता है, तो अल्टीमेटली ग्रामेटिकली ये तो रॉन्ग है, तब हम इसको प्रायोरिटी देंगे, तब हम इसको प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो हम प्रायोरिटी की बात तब करेंगे ना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देना है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, जब बाकी सारा चीज सेम हो, कोई दूसरा ग्रामेटिकल एरर नहीं हो। अगर दूसरा कोई ग्रामर का एरर लगा दिया कि वी के साथ इज आएगा, तब हम अस को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि तो यहाँ तो एक बहुत बड़ा एरर है, वी के साथ आर आना चाहिए, तब तो हम इसको करते, तब हम इसको करते। ठीक है, और भी सेंटेंस दे रही हूँ आपको, और भी सेंटेंस दे रही हूँ। एक मिनट, ऐसा है, दूसरा सेंटेंस लिखो। शी प्रेजेंटेड हिम अ रिंग। और दूसरा मैंने लिखा, इसका पैसिव बनाएंगे, शी प्रेजेंटेड अ रिंग टू हिम। देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट किसका है? ये दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का है। प्रेजेंटेड वर्ब है और वर्ब के बाद दोनों ऑब्जेक्ट आया, तो दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का है। यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट वर्ब का है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट टू है, प्रेपोजिशन का है। ठीक है, हिम भी ऑब्जेक्ट है, सॉरी, हिम भी ऑब्जेक्ट है, बट हिम वाला जो ऑब्जेक्ट है ना वो प्रेपोजिशन का है, क्योंकि टू के बाद आया है, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो मुझे बताओ, पहला वाला सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, पहला वाला सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है ना, और दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का है। दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का है तो दो ऑब्जेक्ट है, तो हम दो तरीके से बना सकते हैं। इसका हम ऐसा बना सकते हैं, शी प्रेजेंटेड हिम अ रिंग, तो इसका कैसे बनेगा? ही वॉज, पास्ट टेंस में जा रहा है, ही वॉज प्रेजेंटेड अ रिंग बाय हर।
बाय हर। एक तो ऐसा जाएगा, अगर ही हिम से लेते हैं तो ही बनाऊंगी। अगर मैं रिंग लेती हूं तो कैसा जाएगा? अ रिंग वॉज प्रेजेंटेड, हर को दिया गया ना तो टू लगाओगे। अ रिंग वॉज प्रेजेंटेड टू हर, टू लगाओगे, सॉरी, अ रिंग वॉज प्रेजेंटेड टू हिम बाय हर। तो यहाँ पे तो दो ऑब्जेक्ट आ गया, तो वर्ब, और दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का है ना, तो अगर दो ऑब्जेक्ट आ गया तो हम दो तरीके से पैसिव बनाएंगे, दो तरह से पैसिव बनाएं। अब मुझे बताओ नीचे वाले का, नीचे वाले का दो तरीके से पैसिव बनेगा या एक ही तरीके से बनेगा? यहाँ तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट था तो हमने दो तरीके से पैसिव बनाया, और दोनों किसका ऑब्जेक्ट था? दोनों वर्ब का ऑब्जेक्ट था। अब देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, बट एक वर्ब का है और दूसरा प्रेपोजिशन का है। हाँ, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे अगर दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का है तो हम दोनों तरीके से बनाएंगे, बट एक ऑब्जेक्ट अगर प्रेपोजिशन का आ गया तो हम इससे नहीं बनाएंगे, हम वर्ब से ही बनाएंगे, हम वर्ब वाला से ही बनाएंगे। अ रिंग वॉज प्रेजेंटेड टू हिम बाय हर, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से नहीं बनाना। ओके, अ रिंग वॉज प्रेजेंटेड टू हिम बाय। तो कहने का मतलब है ना कि अगर वाक्य में एक ऑब्जेक्ट है तो चलो अच्छी बात है, बट वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ गया तो दो तरीके से पैसिव बनेगा, बशर्ते कि दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का हो। बट यहाँ एक ऑब्जेक्ट वर्ब का है और एक ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का है, तो यहाँ एक ही तरह से बनेगा, सिर्फ वर्ब वाले से, सिर्फ वर्ब वाला। अ रिंग वॉज प्रेजेंटेड, हिम से नहीं बनाएंगे। ओके, सब लग रहा है ना लिखने में बिजी है। बाय को लास्ट में लगाएंगे ना, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। अ रिंग वॉज प्रेजेंटेड, एक रिंग दिया गया उसके द्वारा, एक रिंग दिया गया मेरे द्वारा उसको। पहले इसका पूरा ऑब्जेक्ट ले लो ना। अ रिंग वॉज प्रेजेंटेड किसको? प्रेजेंटेड टू हिम, और बाय को लास्ट में रखें। ओके, हाँ, लिख लिया, लिख लिया। सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गया, दो तरीके से बनेगा पैसिव। अब मुझे इसका बताओ, शी विल टेल अस द ट्रूथ। अब देखो, शी विल टेल अस द ट्रूथ, इन्होंने क्या किया? दो ऑप्शन है, दोनों में से बताना कि कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये है। अच्छा अच्छा, रुक जाओ, इसका मैं अलग से बनाती हूँ पहले। शी विल टेल अस द ट्रूथ, ठीक है। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गया। इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है ये और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है ये। अब मुझे इसका पैसिव बना के बताओ, पैसिव बना के बताइए, दो ऑब्जेक्ट है तो। शी विल टेल अस द ट्रूथ, मेरे को दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों का पैसिव बना के बताइए। अगर मैं वी लेती हूँ, अब मुझे बताना, यहाँ तो विल लगा है, ठीक है। वी विल या वी शैल होगा। जब भी विल शैल आ गया तो बी लगाना है ना। वी शैल बी टोल्ड द ट्रूथ बाय हर। और यहाँ पे मैंने लगाया एक ऑप्शन, ये भी है, और एक ऑप्शन है द ट्रूथ विल या शैल बी टोल्ड टू अस बाय हर। अब देखो, दोनों ऑब्जेक्ट मैंने लिया, ठीक है। यहाँ पे जो विल लगा है ना, शी थर्ड पर्सन है, शी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए मैंने विल लगाया, ठीक है, विल लगाया। अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंस आपको क्या देखना है ना, कि अगर आप अस को ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, अस ऑब्जेक्ट है, अगर इसको सब्जेक्ट बनाते हो तो वी फर्स्ट पर्सन है ना,
और हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल नहीं लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाएंगे, शैल लगाएंगे, ठीक है। अगर अस को वी बना के लिखते हैं तो शैल लगाएंगे, बट ट्रुथ तो थर्ड पर्सन है, हम थर्ड पर्सन के साथ विल लगाएंगे। तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, वी है तो शैल कर देना, वी फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, और ट्रुथ थर्ड पर्सन है उसके साथ विल लगा देना। सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना। सिर्फ नरेशन चाहिए, वॉइस चाहिए, और जब क्लास स्टार्ट होता है तो गायब होने लगते हो। सब न्यू ईयर और वो सब के मूड में चले गए। वी शैल, वी के साथ शैल लगाना, यही वाला चीज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। देखो अगर दोनों आ गया ना तो यहाँ पे आई नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे वी होगा, वी शैल बी टोल्ड द ट्रूथ बाय हर और द ट्रूथ विल बी टोल्ड टू अस बाय हर। अगर ऐसा होता ना, ऑप्शन में ऐसा रहता, वी विल बी टोल्ड, एक ऑप्शन में रहता, आप बोलोगे ना कि मैम ये वाला तो ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब के नजदीक है, ठीक है, और एक ऑप्शन में रहता वी विल बी टोल्ड द ट्रूथ बाय हर। अगर दोनों ऑप्शन रहता तो किसको टिक करते, एक ऑप्शन ये रहता और दूसरा वाला ऑप्शन ये रहता, किसको टिक करते। आपको लगेगा कि अरे अस तो वर्ब के नजदीक है ना, तो हमें तो वी से ही शुरू करना चाहिए, बट हम नहीं कर सकते क्योंकि वी के साथ विल आया, वी के साथ शैल आना चाहिए, इसलिए ये गलत है। अल्टीमेटली हमें इसी को चुनना, इसी को करना होता। सब न्यू ईयर में बिजी है, पता नहीं कौन सी तैयारी कर रहे हैं सब नए साल की। तो ऑब्जेक्ट वाला आपने पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट वाला कर लिया है। आज की क्लास ना थोड़ी सी छोटी रहने ही वाली है, अब सीधा क्लास मंडे को ही होगा। कोई नया बैच है? बिल्कुल नया बैच है, नया बैच चल रहा है, अनअकैडमी पे चल रहा है। तो जब भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गया तो पैसिव भी दो तरीके से है। अब मुझे एक चीज और बताना, अभी तक आपने क्या देखा कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय, ठीक है, आपने क्या देखा कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय आप क्या लगा रहे हो, बाय लगा रहे हो, ठीक है, हर जगह बाय लगा के कर रहे हो, ओके। बट मेनी अ टाइम्स एक्टिव से पैसिव बनाते समय बाय का यूज नहीं होता है, ठीक है, बाय का सब नहीं यूज होता है। कब नहीं यूज होता है? जब सेंटेंस में कोई ना वेग का मतलब है अस्पष्ट, जब सेंटेंस में कोई वेग नाउन या प्रोनाउन आ जाए, ठीक है, सेंटेंस में वेग नाउन या प्रोनाउन आ गया तो उस केस में हम बाय का यूज नहीं करते हैं, बाय का यूज नहीं करते। अभी एग्जांपल दे रही हूं, आपसे पढ़कर सीपीयू पुलिस हेल्थ कांस्टेबल निकाल लिया है, दोनों क्वालिफाई कर गए हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जब भी सेंटेंस में वेग नाउन या प्रोनाउन आ गया, ये वेग क्या है बता रही हूँ, देखो ऐसा वाला भी एग्जाम्स में आ जाता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा, इसका मतलब बता रही हूँ, मैंने लिखा ही किल्ड द डॉग, ही किल्ड द डॉग, तो इसका क्या बनाओगे, इसका तो बन जाएगा ना पैसिव, द डॉग। एक पता चल रहा है ना किसने डॉग को मारा है, एक निश्चित व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है, ही ने मारा, तो ये वेग नहीं है, ये क्लियर है, क्लियर प्रोनाउन है, डेफिनेट प्रोनाउन है कि ही ने डॉग को किल कर दिया, तो द डॉग वॉज किल्ड बाय हिम, ठीक है, ही ने डॉग को मार डाला, डॉग को उसके द्वारा किल किया गया। चलो यहाँ तो सही है, लेकिन इसी सेंटेंस को मैं ऐसा लिखती ना, मैं सेंटेंस को ऐसा लिखती, somebody killed the dog, किसी ने डॉग को मार डाला, तो यहां भी somebody प्रोनाउन है, somebody यहां भी प्रोनाउन है और यहां भी ही प्रोनाउन है, दोनों प्रोनाउन है, ठीक है, दोनों प्रोनाउन है, बट ही में निश्चित पता चल रहा है, डेफिनेट पता चल रहा है, क्लियर पता चल रहा है, बट somebody में पता नहीं चल रहा, somebody में ही शी कोई भी हो सकता है। जब क्लियर नहीं है ना प्रोनाउन तो हम इतना लगा के छोड़ देंगे, सिंपली एक ऑप्शन में देंगे द डॉग वॉज किल्ड और एक ऑप्शन में दे देंगे द डॉग was killed by somebody।
आपको दोनों ऑप्शन लगा के देंगे, एक में somebody लगा के देंगे और एक में नहीं देंगे, तो आपको कौन सा चुनना है? क्योंकि somebody वेग है ना, somebody में क्लियर नहीं हो रहा, अनक्लियर है, तो जब भी somebody वेग आ गया ना तो वहां बाय का यूज नहीं करेंगे, सिंपली ये वाला गलत हो गया, द डॉग वॉज किल्ड, द डॉग वॉज किल्ड। बट इसमें भी बहुत सारे कंडीशंस है, कभी कभी ना somebody ऑप्शन में डाल भी देते हैं, बता रही हूँ। सिंपली द डॉग वॉज किल्ड, डॉग मारा गया किसी के द्वारा। somebody का यूज मत करना क्योंकि somebody वेग है, अनक्लियर है, अस्पष्ट है, अस्पष्ट है, ठीक है। लेकिन चलो मैंने तो बता दिया। और एक्टिव पैसिव पूरा गेम है क्या? एक्टिव पैसिव गेम है ऑप्शंस का। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया सपोज, वैसे तो somebody नहीं यूज होना चाहिए बट कभी कभी यूज भी कर देते, मैंने लिखा somebody cut the telephone wire, ओके, somebody cut the telephone wire, ये क्वेश्चन है। और एक ऑप्शन में दिया है the telephone wire is cut by somebody, और दूसरा दिया है the telephone wire was cut by somebody, the telephone wire has been cut। सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सबसे प्रायोरिटी देना है आपका ग्रामेटिकल एरर को, कुछ ग्रामर और टेंस का एरर नहीं होना चाहिए। और फिर मैंने लिखा द टेलीफोन वायर हैड बीन कट। अब आपके दिमाग में क्या जाएगा कि अभी तो मैम ने बोला कि किसी ने टेलीफोन वायर को काट दिया, और ये जो somebody है ना, ये somebody में तो पता नहीं चल रहा कौन है, somebody में तो अनक्लियर है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, क्लियर नहीं हो रहा है किसने डाला। और जब भी somebody आ गया ना तो वहां बाय somebody नहीं लगाना है, ठीक है, नहीं लगाना है। लेकिन कभी कभी ना क्या करते हैं कि सारे ऑप्शंस में बाय somebody डाल के दे देते हैं, चारों ऑप्शंस में बाय somebody डाल के दे देंगे। अगर चारों ऑप्शन में बाय somebody डाल के दे दिया तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, आपको भी बाय somebody को लेके चलना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि अरे somebody के साथ तो बाय नहीं लगाते, शायद इसी दोनों में से कुछ होगा, लेकिन ये दोनों नहीं होगा क्योंकि ये सेंटेंस जा रहा है पास्ट में, पास्ट में जा रहा है ना, सिंपल पास्ट में, ठीक है। हम बाय somebody वाला नहीं लेते हैं, बाय somebody वाला नहीं लेते हैं, बट हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ बहुत भयंकर गलती है, बहुत भयंकर गलती है कि इन्होंने टेंस ही बदल दिया है। ये कट तो सिंपल पास्ट है बट ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। चाहे इसमें बाय somebody नहीं लगाओ बट इसका टेंस पूरी तरह से गलत है, सिंपल पास्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट कर दिया, ये भी गलत है। तो अल्टीमेटली हमें क्या है, टेंस को ध्यान में रखते हुए बाय somebody वाले को ही मान के चलना होगा, बाय somebody वाले को ही मान के चलना होगा। हाँ, तो बताओ कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है? इसको मैंने पास्ट क्यों नहीं माना? क्योंकि कट का तो तीनों फॉर्म सेम होता है, कट कट कट। इसको पास्ट क्यों नहीं माना, सॉरी इसको प्रेजेंट क्यों नहीं माना, इसको पास्ट क्यों माना? पास्ट मान के मैंने सेकेंड वाले ऑप्शन को करेक्ट किया, इस कट को रॉन्ग किया। क्यों प्रेजेंट क्यों नहीं माना है मैंने, इसको पास्ट ही क्यों माना? क्योंकि कट का तो प्रेजेंट पास्ट V3 सब सेम होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्यों नहीं माना, क्यों नहीं माना? somebody के साथ, वेरी गुड शकील। अगर यहाँ पे ये प्रेजेंट होता ना तो somebody सिंगुलर होता, अगर प्रेजेंट होता तो somebody के साथ कट्स लगा होता। अगर हम प्रेजेंट मानते हैं तो somebody के साथ इज लगाते हो ना, somebody के साथ सिंगुलर होता है तो सिंगुलर होता मतलब एस लगा होता है। इसका मतलब है मैंने इसको सिंगुलर नहीं माना है, इसको मैंने पास्ट माना है, पास्ट पास्ट।
अरे इस की वजह से सिंगुलर थोड़ी माना है, इस भी तो सिंगुलर ही है और वॉज भी तो सिंगुलर ही है, दोनों सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है ना, बट ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, इसको मैंने पास्ट माना है क्योंकि ये प्रेजेंट होता है ना, तो इसके साथ एस लगा हुआ, एस लगा हुआ, ठीक है। तो somebody वाला थोड़ा सा याद रखना है कि कभी वैसे तो somebody वेग होता है, हम बाय somebody नहीं लिखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर चारों ऑप्शन में आ गया तो आपको भी मान के चलना है। अगर दो ऑप्शन में आया है, दो में नहीं आया है, तो सबसे पहले टेंस देख लेना है, यहाँ का टेंस तो बुरी तरह से रॉन्ग है, अल्टीमेटली हमें इसी को मान के चलना है और somebody को ही मान के चलना है। ओके, कट। अब आ जाओ, और भी है, somebody killed the dog, somebody killed the dog, तो क्या होगा, यहाँ इस पे मैंने बना दिया the dog was killed, ठीक है, the dog was killed। एक ऐसा भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, सपोज ऐसा क्वेश्चन है, आज हम ऑब्जेक्ट वाला सारा डिस्कस करेंगे, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। मैंने लिखा somebody killed the dog, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन रहता द डॉग वॉज, अगर ऑप्शन में रहता द डॉग वॉज किल्ड, ठीक है, बाकी सारा टेंस सेम रखती, और दूसरा में लिखती मैं द डॉग वॉज किल्ड बाय somebody, बाय somebody। तब हम क्या करते हैं ना, सब चीज तो सेम है, देखो यहाँ तक सब टेंस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, बट एक में बाय somebody है, एक में नहीं है, तो हमें क्या करना है कि ये अनक्लियर है तो हम बाय वाला यूज नहीं करेंगे, इसी को लेंगे, क्योंकि बस बाय somebody का ही डिफरेंस है ना, बाय somebody का द डॉग वाज किल्ड। अगर चारों में रहता ना तो उस केस में हम तो अपना टेंस वगैरह चेक करते। अब एक सेंटेंस आपके प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, ठीक है, ऐसा सेंटेंस था, द रूम वॉज क्लीन्ड। ये सेंटेंस आपके प्रीवियस पेपर में आया है और मैं बता रही हूँ एसएससी ने आंसर किसको माना था और क्यों माना था, और करेक्ट ही था, द रूम वॉज क्लीन्ड। ये सेंटेंस कौन सा है, ये पैसिव है, ठीक है, दिस इज इन पैसिव, रूम को क्लीन किया गया पैसिव वॉइस में, और इस इन्होंने ऑप्शन में दे रखा था, एक ऑप्शन में दिया था somebody cleaned the room, ठीक है, इन्होंने पैसिव में दिया था और हमें इसका एक्टिव बनाना है, द रूम वॉज क्लीन्ड, पैसिव में बाय नहीं लगा है, ठीक है, यहाँ पे ना सिंपली दिया है द रूम वॉज क्लीन्ड, बाय नहीं लगा है, इसका मतलब है कोई अस्पष्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, ओके। और दूसरा एक ऑप्शन में था द क्लीनर क्लीन्ड द रूम, दोनों था, द क्लीनर क्लीन द रूम। अब मुझे बताओ कि कौन सा आंसर, ये ऊपर वाला हमारा क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन है पैसिव में है और उसका एक्टिव चुनना है, द रूम वॉज क्लीन्ड, यहाँ पे बाय नहीं लगा है, बाय नहीं लगा है इसका मतलब है कुछ वेग नाउन या प्रोनाउन होगा क्वेश्चन में, कौन वाला करेक्ट है, क्लीनर वाला करेक्ट है, अच्छा क्लीनर वाला सही है, देखो बता रही, अगर somebody वाला क्लीनर, आप यही बोल रहे हो ना कि मैम जो रूम को क्लीन करता है वो तो क्लीनर ही है, ये क्लीनर तो कोई भी हो सकता है, ऐसा दिमाग में जा रहा होगा। अगर पहला वाला ऑप्शन नहीं होता तो हम इसको टिक करते, क्लीनर वाला नहीं होता तो हम somebody को टिक करते, दोनों आया तो आंसर तो कोई एक ही है ना, आंसर तो कोई एक ही होगा। हाँ आपके दिमाग में, हाँ एसएससी ने आंसर दोनों का सेंस सही जा रहा है, ओके। मैंने बोला ना somebody वाला नहीं होता तो आप इसको टिक करके आते, ये नहीं होता तो ये टिक करके आते, लेकिन बाकी सारा चीज तो सेम है, मेरे को बस क्लीनर और somebody में डिफरेंस दे रहा, और एसएससी ने आंसर इसी को माना था और सही भी है। क्लीनर ठीक है, क्लीनर कोई निश्चित क्लीनर भी हो सकता है, लेकिन somebody में ना किसी ने रूम को, somebody ज्यादा वेग है, ओके। क्लीनर आया था रूम को क्लीन करने वाला, क्योंकि आपके दिमाग में जा सकता है कि जो भी रूम को क्लीन करे वो क्लीनर ही होगा ना, ये भी आंसर गलत नहीं है, ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे बाय नहीं लगाया है ना, इसका मतलब है कुछ ज्यादा वेग, कोई अनक्लियर होगा तो somebody होगा, किसी ने रूम को कर दिया।
हाँ, somebody में बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, क्लीनर वाला क्वेश्चन में होता है ना तो हम क्लीनर को ही टिक करते, बट अगर दोनों आ गया तो हमें प्रायोरिटी somebody वाला को देना है। somebody इज मोर वेग, वो वेग है ज्यादा। ये आपके एग्जाम में आ चुका है, प्रेफरेंस हमें somebody को ही देना है, ज्यादा वेग। तो ये हाँ, अब देखो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेग वाला कर रहे। पीपल में भी लोग इंग्लिश बोलते हैं, पीपल भी एक ऐसा नाउन है ना जो अनक्लियर है, लोग इंग्लिश बोलते हैं, बच्चे बूढ़े सब बोलते हैं, कोई भी हो सकता है पीपल में। तो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड का उसका क्या होगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल मत लगाना, क्योंकि पीपल एक वेग बहुत अनक्लियर नाउन है, बाय पीपल मत लगाना। ठीक है, ये वाला लिख लो, लिख के डन बोल दीजिएगा। पीपल स्पीकर को मैं आंसर एक यहाँ पे स्लाइड लेती हूँ। पीपल वाला तो आपने लिख लिया। आज हम पूरे ऑब्जेक्ट और वेग नाउन या प्रोनाउन वाले सेंटेंस पे फोकस करेंगे। पीपल वाला तो लिख लिया है ना, नो वन या नन, नन हेल्प्स मी, कोई भी मेरी हेल्प नहीं करता। एक ऑप्शन में देंगे ना, नन हेल्प्स मी, आई एम हेल्प्ड बाय नन। और एक ऑप्शन में देंगे आई एम नॉट हेल्प्ड बाय एनीवन। अब बताओ, ऐसा भी आता है, ऐसा भी आता है। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है, डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो लाइक तो करना होगा। आई एम नॉट हेल्प्ड, इससे आपका पढ़ने के बाद ना एक एक क्वेश्चंस बन जाएगा। अब बताओ कौन सा होगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव और नरेशन सारा खेल ऑप्शन का है। जब भी सेंटेंस में नन आ गया ना, नन क्या है, ये नॉट, नॉट क्या लिख दिया, नॉट प्लस एनी, नॉट प्लस एनी इज इक्वल टू नन। तो ये वाला गलत है, आपको लगेगा अरे क्वेश्चन में भी नन है ना, तो यहां भी नन लगा देते। आई एम हेल्प्ड, मेरे को हेल्प किया जाता है किसी के द्वारा नहीं, ठीक है, मेरे को आई एम नॉट हेल्प्ड बाय एनीवन। तो जब भी सेंटेंस में नन आ गया, नॉट प्लस एनी इज इक्वल टू नन। सेकेंड वाला ठीक है, सेकेंड वाला ठीक है, सेकेंड वाला ठीक है। अरे इंग्लिश की तैयारी कैसे करूं, इंग्लिश की तैयारी करना है तो पेड बैच ले लो। अब मुझे अपने यूट्यूब स्टूडेंट से जानना है, सबसे ज़्यादा यूट्यूब वाले बच्चे हल्ला कर रहे थे कि मैम मेंस का बैच शुरू करिए। पहले मेरे को एक आंसर देना कि मैम यूट्यूब पे ना मेंस का बैच शुरू कर दीजिए, ठीक है। और खास करके सीपीओ जिसका प्री हो गया है और सीजीएल वाले बच्चों का स्टार्ट करें, मैम मेंस का बैच, मेंस का बैच, मैम मेंस का बैच फ्री में शुरू कर दीजिए। तो मैंने बोला कि मैं मेंस का बैच आपको फ्री में पढ़ाऊंगी, बट यूट्यूब पे नहीं पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि यूट्यूब पे ना अभी मेरा टारगेट है कि A to Z ग्रामर को ख़त्म करने का। तो मैं यूट्यूब पे अगर मेंस का बैच शुरू कर देती ना तो A to Z ग्रामर फिर रह जाता। तो मैंने सोचा कि नहीं, ठीक है, मैं आपको मेंस का बैच जो फ्री में पढ़ाऊंगी, बट अनअकैडमी के प्लस पे पढ़ाऊंगी। अनअकैडमी का स्पेशल क्लास होता है जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, अनअकैडमी का स्पेशल क्लास। और कल मैंने रात में 8 बजे एक मेंस वाला, और आपने कंटेंट देखा होगा, कंटेंट देते समय मैं कभी भी फ्री और पेड में भेदभाव करती ही नहीं हूँ। कल मैंने रात को 8 से 9:30 बजे एक मेंस का फ्री बैच लिया था। वैसे मैं सैटरडे संडे लेती हूँ, तो संडे नहीं ले पाऊंगी तो मैंने थर्सडे। कल कितने बच्चे आए थे मेंस वाला, जरा बताना मेरे को बताना, कल मेंस वाले कितने बच्चे आए थे। आप लोग ना सिर्फ हल्ला करते हो, आप लोग सिर्फ हल्ला करते हो कि मैम ये बैच ले आओ, वो बैच ले आओ, और आपके कहने पे मैं सब लेके आ जाती हूँ, उसके बाद सुस्त पड़ जाते हो, आप सुस्त पड़ जाते हो उसके बाद। हाँ, मेरे को पहले कमेंट बॉक्स में बताओ।
कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने कल आपको मेंस का बैच पढ़ाया था ना, मैंने आपको 2 क्लोज टेस्ट करवाया था, 5 PQRS करवाया था, फिर पैसेज करवाया था। हाँ तो आ जाना है, आ जाना है। जो बच्चा सब्सक्रिप्शन लिया है, पेड बैच में है, वो तो अच्छा है। और जो फ्री वाले हैं ना, फ्री में एकदम क्वालिटी कंटेंट जा रहा है, तो आके क्लास करिए। जिसका CPO निकल गया है, CGL निकल गया है, कल सैटरडे है, कल मैं 11 बजे फिर एक मेंस का बैच लेने वाली हूँ, फ्री है सबके लिए। और मैंने तो टेलीग्राम पे लिंक भी शेयर कर दिया था कि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। अभी भी टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स के ऊपर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जुड़ जाना। तो कल भी जुड़ जाना है, ठीक है। हाँ, अब मैंने अपने पढ़ाई का लेवल ऐसा कर दिया है ना सुरभि की, अब बच्चे बैंक वाले बच्चे भी आके बोल रहे हैं कि मैम आपने लेवल सेम कर दिया है। आपका यहाँ बन जाएगा तो आपका बैंक वाला लेवल भी हो जाएगा। तो कल आ जाना, कल 11 बजे मैं लिंक शेयर कर दिया है क्लास का, सीधा लिंक पे जाके क्लास कर सकते हो, ठीक है। आ जाना है, जब फ्री बैचेस मेंस के चल रहे हैं तो उसके बाद आ जाना। अब मेरे को एक ये वाला बता दिया, नन वाला। अब मेरे को 1 वाला बताना है। आज हम पूरा ऑब्जेक्ट और वेग वाला कंप्लीट कर लेंगे। 1 शुड कीप वंस प्रोमिसेस। हर किसी को अपना प्रोमिसेस रखना चाहिए। इसका क्या बनेगा? क्वेश्चन टैग का बेसिक लेसन। क्वेश्चन टैग पढ़ाऊंगी तो आर्टिकल चाहिए। यही तो खूबसूरती है ऑनलाइन बैच की। टीचर पढ़ा कुछ और रहे हैं, बच्चों का डिमांड कुछ और ही हो रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। पढ़ा कुछ और रही हूँ और ये बात कुछ और कर रहे हैं। क्लैट वाले स्टूडेंट का तो भर भर के यहीं से सिलेक्शन होगा। इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होगा। मेरे को टाइम दो ना। अब आप लोग अगर ऐसे हड़बड़ाओगे ना तो मेरे मन में भी आएगा कि मैं जल्दी जल्दी सब पढ़ा के खत्म करूं। वॉइस का 1-2 क्लास खत्म, नरेशन का 1-2 क्लास खत्म, खत्म खत्म, A to Z बैच खत्म। ऐसे नहीं करना है, आराम से पढ़िए। हाँ, इसका 1 का मतलब यहाँ पे हर एक को अपना वादा निभाना चाहिए। तो यहाँ पे ना 1 वर्ड यूज नहीं करोगे, सिंपली इसका आंसर होगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। जब 1 को वेग माना है ना तो वंस को भी वेग मानेंगे। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। बाय 1 मत लगाना, ठीक है। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। लेकिन मैंने 1-2 बार, वैसे ये एग्जाम में आ चुका है, और एग्जाम में ना एक बार ऑप्शन में ये आया था प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, बाय 1 मत लगाना क्योंकि बाय 1 वेग है। एक बार तो ये आया है, और यू नो SSC का तो जानते हो, वो अपने आंसर को ही मानते हैं। लेकिन एक बार तो इसका आंसर इन्होंने ये दिया है, लेकिन एक बार इन्होंने ना इसका आंसर ये भी दिया है, वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। एक बार के उसमें आंसर ये भी दिया, वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। फिर से बाय 1 मत लगाना, ठीक है। तो एक जगह ना उन्होंने ऐसा दे दिया था, वंस प्रोमिसेस शुड हैव टू बी केप्ट, ऐसा करके दे दिया। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि चारों ऑप्शन में वंस को माना था, और कोई टेंस वगैरह का एरर कर दिया था, अगर चारों ऑप्शन में वंस लेके चल रहे हैं तो आपको भी मान के चलना है, ये आंसर होगा, शुड बी केप्ट, यही आंसर होगा। बट एक बार इसका ऑप्शन आया था, उसमें वंस नहीं था, सिंपली था प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ऐसा था। ये बहुत मिक्सअप, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो कई बार SSC में आया। बाय 1 नहीं लगाना, क्योंकि वंस प्रोमिसेस मतलब हमें अपना प्रॉमिस हमारे द्वारा ही रखा जाएगा ना, बाय 1 नहीं लगाना, ठीक है। तो चलो आज यहीं तक रहने देते हैं। अब मैं मंडे को मिलूंगी ना, ठीक है, ये वाला करवा दिया। मंडे को मैं मिलूंगी ना तो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस अलग अलग करवाऊंगी, ठीक है। इंटरोगेटिव वगैरह करवाऊंगी। मंडे से हम स्टार्ट करेंगे कि प्रश्नवाचक सेंटेंस का एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं, इंपेरेटिव का कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स को बता दिया जाए कि अनअकैडमी की तरफ से आपके पास डिस्काउंट है। अनअकैडमी पे अभी डिस्काउंट चल रहा है। आपको क्या करना है कि अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना और ये कोड यूज कर लेना, रानी 10।
जैसे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे आपका पेड बैच कहाँ मिलेगा, रानी 10 कोड यूज कर लोगे तो अभी न्यू ईयर तक अनअकैडमी पे 23% डिस्काउंट मिल रहा है। क्योंकि 2023 आ रहा है ना, इसलिए उसने 23 तक डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो आप एडमिशन ले सकते हो। और अभी मेरे पेड बैचेस में अनअकैडमी पे 3 बैच चल रहा है। या अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लेना, 3 बैचेस चल रहा है। एक फाउंडेशन बैच चल रहा है 3:30 से 5, जिसमें मैं वर्ब करवा रही हूँ। एक समुद्र मंथन बैच सुबह 9:30 बजे, जो कि मैं अभी पढ़ा के आ रही हूँ। ग्रामर का बहुत अच्छा सा बैच है, सॉरी वोकैब का बहुत अच्छा सा बैच है। और मेंस का बैच चल रहा है सीपीओ और सीजीएल वाले बच्चों के लिए। ठीक है, इसको तो मैंने 2 दिन और भी बढ़ा दिया। और सारे बैचेस में अलग अलग एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये कोड यूज़ करना है रानी 10। और ऐसे तो 10% डिस्काउंट मिलता है, बट न्यू ईयर तक इन्होंने, न्यू ईयर का ऑफर है इनका 23% डिस्काउंट। और अनअकैडमी पे जाओगे ना तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, ऐसा ऐसा आएगा, ऑल गोल्स लिखा हुआ आएगा, उसमें ना ये दिखाएगा, वो दिखाएगा, ये दिखाएगा। आपको चुनना किससे है, आपको बहुत सारे गोल्स दिखाएंगे। आपको अगर मेरा बैच चाहिए, मुझसे पढ़ना है, तो आप एसएससी नॉन टेक्निकल पे जाना। ठीक है, बहुत सारा बैचेस वो छोटे छोटे दिखा रहा है, 1499 का, 1200 का, ये सब बैचेस दिखा रहा है। वो सब बैचेस में मैं नहीं हूँ। एसएससी नॉन टेक्निकल में जाओगे, वहीं पे सब्सक्रिप्शन लेना। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इस नंबर पे कॉल कर लेना, 9958358324। ये आपको आज 1 बजे बैच है, हाँ उसीलिए मैं एंड कर रही हूँ। आज 1 बजे की क्लास है। हाँ, सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर हम लोग बात करेंगे ना, तो इस नंबर, एक बार एडमिशन लेने के पहले ना जरूर कॉल कर लेना इस नंबर पे। ये आपको गाइड करेंगे कैसे लेना है। गलत गलत जगह पे ले रहे हो और उसके बाद बोल रहे हो मैम ये सब बैचेस में तो आप दिख नहीं रहे हो। आपका बैच दिख रहा है बट आधा अधूरा दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है। बाकी के चैप्टर्स कहाँ दिख रहे हैं, ये वो तो कर लेना। शॉर्ट वोकैबुलरी ना, अच्छा यूट्यूब पे बहुत हेल्पफुल होता है। अभी मैंने क्या किया है ना बच्चों को किसी हाल में पढ़ाना है। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों का कमेंट आता है कि मैम मैराथन जो होता है ना, मैराथन के नाम पे हम लोग ऐसे ही डर जाते हैं। तो आप ऐसा करना ना, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का एक एक रूल, छोटा छोटा रूल को डालते जाना, ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए। तो आपके डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैं 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का एक एक रूल डाल रही हूँ कि भाई जैसे भी करके पढ़ो, बट पढ़ो, जैसे भी करके पढ़िए बट पढ़िए। ठीक है, तो ये सब अनअकैडमी के बैचेस है। लक्ष्य बैच है, ठीक है, और कौन सा बैच है, टारगेट बैच है, सब बैच है, सफलता बैच है, वन स्टॉप सोल्यूशन है, कॉम्पीट बैटल है, ये सब। ठीक है, आप सौरभ का नंबर लिख लो, कुछ भी दिक्कत हो ना तो आप इस नंबर पे कॉल करिए, 99, वे आपको हेल्प कर देंगे। 9958358324, हाँ 58324। और एक चीज़ और, अपने यूट्यूब स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। अभी तो आज मुझे टाइम नहीं मिल पाया है, मैं एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके अपने सारे स्टूडेंट्स को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हुए एक वीडियो डालूंगी। और आप बस, मुझे स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट है ना, आई वॉन्ट माई गिफ्ट न्यू ईयर का, कि कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर लिख के बताना। मतलब लिख के क्या बताना, मुझे प्रॉमिस करना। क्योंकि मैंने जब जब बच्चों से प्रॉमिस करवाया है, और जिन जिन बच्चों ने एकदम दिल से प्रॉमिस किया है, उन्होंने नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन लिया है। तो आप मुझे कमेंट, जब ये वीडियो जाएगा ना न्यू ईयर के विशेष वाला, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस जरूर करना कि बस मैम आप पढ़ाते रहिए, हम लोग आपको सिलेक्शन देंगे। ठीक है, हम लोग आपको सिलेक्शन देंगे। और बहुत पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों ने वादा किया था, और इस ईयर उनका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं क्या करूँगी ना, उनका वादा प्रॉमिस के साथ साथ उनके कमेंट को टैग कर दूंगी, देखो मुझसे वादा किया था और बच्चों ने सिलेक्शन भी दिया है, तो लिख देना वहाँ पे। ठीक है मैम, कि नो मैम वी प्रॉमिस, वी टेक अ ओथ, वी टेक अ प्लेज, कि इस बार हम एग्जाम निकाल के ही आपको दिखाएंगे। न्यू ईयर का रेजोल्यूशन क्या है, डिटर्मिनेशन है कि ओके। तो जब जाएगा ना तो मुझे वादा जरूर करना। चलो, थैंक यू एवरीवन।